एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंपटीशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्यूटोरिया बिहार तथ्य संग्रह का बुक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। बिहार सामान्य परिचय का वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन बिहार के बारे में। प्राचीन बिहार कंप्लीट वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार को हम 5 भागों में पढ़ेंगे। पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य एवं गुप्त वंश। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 स्रोतों का उपयोग किया जाता है, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना एवं सोनपुर सारण से ताम्रप्रस्तर प्रस्तुत एवं मृद्भांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सोनपुर सारण से ताम्रप्रस्तर वस्तुएं एवं मृद्भांड प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख जो है लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुआ है। बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक जैसी रचनाएं, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज इंडिका, फाहियान, इत्सिंग, हेनसांग के यात्रा वृत्तांत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल को पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्य पाषाण काल, इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्रहालय एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नवपाषाण काल, इस काल में मानव उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सनुवार, रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों को औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल, चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। वैदिक काल, आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, वैदिक
पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र से नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। महाजनपद प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में तथा अंत में महाजनपद के रूप में हुआ। इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत एवं मध्य भारत में था। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है। ये महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बना। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महाजनपद राजधानी और वर्तमान क्षेत्र। मगध की राजधानी गिरिब्रिज राजगिरी, वर्तमान में बिहार, पटना, गया, नालंदा। अंग चंपा बिहार में भागलपुर, मुंगेर। वज्जी संघ वैशाली बिहार, वैशाली, मुजफ्फरपुर। काशी वाराणसी वर्तमान क्षेत्र यूपी का वाराणसी। कौशल श्रावस्ती यूपी का फैजाबाद। मल्ल कुशीनगर यूपी का देवरिया। वत्स कौशाम्बी यूपी का प्रयागराज। कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली। पांचाल अहिछत्र यूपी का बरेली बदायूं। सुरसेन मथुरा यूपी का मथुरा। चेदी शक्तिमती यूपी मध्य प्रदेश ग्वालियर। अवंती उज्जैन महिष्मती वर्तमान में मध्य प्रदेश के उज्जैन। मत्स्य विराटनगर वर्तमान राजस्थान जयपुर। अस्मक पोतन पोटली महाराष्ट्र तेलंगाना, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। कंबोज हाटक राजपुर पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान। गंगाधर तक्षशिला पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र से था। वज्जी लिच्छवी वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र। मगध पटना गया नालंदा क्षेत्र। अंग भागलपुर मुंगेर क्षेत्र। कबीला जनपद महाजनपद। वज्जी संघ महाजनपद। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। वज्जी लिच्छवी ज्ञात्रिक विदेह उग्र भोग कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडलग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। मगध जनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी एवं पिपलाचल से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। उत्तर में वज्जी संघ लिच्छवी महाजनपद, मगध महाजनपद और अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना वृद्धर्थ ने की थी। वृद्धर्थ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध के उत्कर्षण के कारण मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध नदियों से घिरा प्रदेश था, जहाँ उर्वर जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी, जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध थी।
मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक विपुंजय था। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व, बिम्बिसार 544 से 492 ईसा पूर्व। इस वंश की स्थापना बिम्बिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। बिम्बिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिम्बिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार का प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह में उसे दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी। चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिम्बिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिम्बिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए उसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिम्बिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु बिम्बिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। बिम्बिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजित का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजित को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी को सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन या उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश को प्रतिहत्ता वंश भी कहा जाता है। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौसंबी को मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कलाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया। कलाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। कलाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। कलाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदवंश 344 से 321 ईसा पूर्व। महापद्नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्नंद ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्नंद को गुणसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। महापद्नंद को पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्नंद के समय हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश 321 से 184 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व। जस्टिन एवं एस्ट्रेमो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी
सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान और एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन कर्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री से हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक तथा पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी गद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमृतघात, सिंहसेन आदि नाम से भी जाना गया है। एस्ट्रेमो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नैतूर तथा उद्गोलम के अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। सिंहल अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन में 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष: 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख का अंकन, 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने 3वीं बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, वधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवधार्मन, संत धनुष, वृद्धर्थ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धर्थ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक था। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई। इस व्यवस्था में राजा सम्राट संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होता था। राजा में प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक शक्ति निहित थी। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश, केंद्र, प्रांत, विषय, ग्राम में किया गया था। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य, प्रशासनिक अधिकारी तथा तीर्थ उच्च अधिकारी होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या 18 थी। प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित थे: समाहर्ता, राज्य विभाग का प्रधान, सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का प्रधान, पन्याध्यक्ष, वाणिज्यिक विभाग का प्रधान, अक्षयपटलाध्यक्ष, महालेखनाकार, सैन्य विभाग, सेनापति। मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना उपलब्ध थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना तथा हाथी सेना, रथ सेना। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित थी:
धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा गया। गुप्तचर व्यवस्था दो प्रकार की थी। संस्था, एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करना। संचार, घूम घूमकर गुप्तचर का कार्य करना। मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था। उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णागिरी, प्राच्य पूर्वी पाटलिपुत्र, अवंती उज्जैनी, कलिंग तोसली। प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था। विषय का प्रधान विषयपति या प्रादेशिक कहलाता था। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। 10 गांवों के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे, अर्थात कुल 30 सदस्यों द्वारा नगर का संचालन किया जाता था। अर्थव्यवस्था मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत कृषि, उद्योग एवं व्यापार था। सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होती थी। कृषि पर 1/6 कर प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भरूच गुजरात था। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया था। सामाजिक व्यवस्था कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा का प्रचलन को स्वीकार नहीं किया है। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले हैं। इस काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा गया है। मौर्य कला के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता का अधीन विभिन्न कला रूपों स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ है। ये कला 2 रूपों में विकसित हुई। राजकीय संरक्षण में विकसित कला की राजकीय कला तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को लोक कला के रूप में जाना जाता है। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। स्थापत्य कला में राजप्रासाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुहा विहार प्रमुख है। राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति एवं स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। लोक कला के रूप में यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इसका प्रमुख उदाहरण दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एल्ड्रिन ने एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा है। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति एवं एक शव एवं एक सन्यासी। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया। संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगृह में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत से दीक्षा ग्रहण की। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 533 ईसा पूर्व, उसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया देवी, सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, उनके पुत्र का नाम राहुल, उनके सौतेले भाई का नाम देवदत्त, उनके कुल का नाम शाक्य क्षत्रिय,
उनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक, उनके सारथी का नाम चान्ना, उनके अन्न का नाम शाक्य मुनि। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। दुख, संसार दुखमय है। दुख समुदाय, दुख का कारण तिरसा है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तिरसा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की आयु में हुई। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निवारण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे। बुद्ध ने निर्माण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने पर बल दिया। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नित्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, मद सेवन का त्याग। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उसके प्रतीक। घटना और प्रतीक। जन्म प्रतीक कमल, यौवन, सांड, महाभिनिष्क्रमण, गृहत्याग, घोड़ा, संबोधिन, ज्ञान प्राप्ति, पीपल बोध वृक्ष, महापरिनिर्वाण, मृत्यु, पदचिह्न, स्तूप, धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश चक्र। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया। हीनयान परिवर्तन विरोधी, महायान परिवर्तन समर्थक। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वर्ज्यान का विकास हुआ। बौद्ध संगीति सभा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान राजगृह, शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप, विशेषताएं सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में। स्थान वैशाली, शासक कालाशोक, अध्यक्ष सबकामी और विशेषताएं महासंघिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान पाटलिपुत्र, शासक अशोक, अध्यक्ष मौलिपुत्तिस्त और विशेषताएं अभिधम्म पिटक का संकलन। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। स्थान कुंडलवन, कश्मीर, शासक कनिष्क और अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष। विशेषताएं महायान एवं हीनयान में विभाजन। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन। सबसे बृहत पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया। विनय पिटक संघ के नियमों का संकलन। सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन। इस पिटक का संकलन मौलिपुत्तिस्त ने किया। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। जैन धर्म के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। उन्हें आदिनाथ, वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी। सत्य, अहिंसा, असत्य और परिग्रह। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के कुल तीर्थकर 24। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। उनके बचपन का नाम वर्धमान। उनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। उनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। उनके जन्म स्थान कुंडलग्राम, वैशाली। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ।
उनकी माता का नाम त्रिशला, उनकी पत्नी का नाम यशोदा, उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनुज्ञा, उनके जमाता दामाद का नाम जमाली, उनके कुल का नाम ज्ञात्रिक। NCERT के नवीनतम संस्करण के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में दिया गया है। महावीर स्वामी वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति द्रेभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत सत्य, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, असत्य, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव बैल वृषभ, द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ हाथी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ सर्प, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी सिंह। जैन संगीति प्रथम 310 ईसा पूर्व में स्थान पाटलिपुत्र बिहार, शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्ष स्थूलभद्र। विशेषताएं दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन, जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी, स्थान बल्लभी गुजरात, अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण। विशेषताएं जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीत में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया। दिगंबर भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। श्वेतांबर स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। सुंगवंश मौर्य वंश के अंतिम शासक बीरधर्त की हत्या कर पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईसा पूर्व में सुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण था। वह बीरधर्त का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बने। कालिदास के नाटक मालविकाग्नि मित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर की। वसुमित्र सुंगों के अमात्य मंत्री थे। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया। कुषाण वंश मौर्य काल में कमजोर होते हुए राजनीतिक स्थिति में कई विदेशी जाति का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ। इनमें सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक एवं पल्लव आए। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कटफिसेस थे। इस वंश का प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। अशुघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, कनिष्क ने पाटलिपुत्र में विजित किया था। कनिष्क के समय में गंधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी में की थी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त 280 ईस्वी से 320 ईस्वी था।
वह प्रथम गुप्त शासक था जिनमें महाराजा की उपाधि ली थी। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त 280 ईस्वी से 320 ईस्वी था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 335 ईस्वी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता था। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त स्वर्ण चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराजा की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक और प्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेरनाग से विवाह किया था। कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्प वयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों 399 से 414 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नौरत्न थे कालिदास, धन्वंतरी, अमरसिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेतालभट्ट, घटपर्क, छपनक एवं भररुचि। कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। मध्य एशिया के बर्बर जाति हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिला है। अभिलेख में हूनों को मलच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने शकरादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं जैन धर्म का सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमारगुप्त ने की थी। बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में जावा के शासक बालपुत्र देव ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया था। हेनसांग के यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शिलभद्र थे। उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी तथा 1510 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र एवं व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था तथा प्रवेश परीक्षा कुल 3 स्तरों पर होती थी। इस विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे।
यह विश्वविद्यालय पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान दिए गए थे। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय था जो 3 भवनों को मिलाकर बना था। इन तीनों भवनों में कुल 90 लाख किताबें संधारित थी। इन पुस्तकालयों के नाम रत्न रंजक, रत्नोदधि एवं रत्न सागर था। प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है। 2016 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया है। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति स्वयं APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर 2010 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया तथा नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कर 2014 ईस्वी में विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। गुप्त प्रशासन गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्यों का विभाजन देश भुक्ति विषय ग्राम के रूप में किया गया था। देश का प्रधान गोप्ता, भुक्ति का प्रधान उपरिक, विषय का प्रधान विषयपति था तथा ग्राम का प्रधान ग्रामिक होता था। अर्थव्यवस्था गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत थी। कृषि पर 1/4 से 1/6 तक कर प्राप्त किया जाता था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग से भी कर प्राप्त किया जाता था। गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह ताम्रलिप्त था तथा सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार तथा चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में ही मिलता है। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। अछूत जाति को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था। इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हुई। इस काल में 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। गुप्त कला गुप्त शासकों के संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण, नागर शैली गुफाओं का निर्माण था विहार का निर्माण देखने को मिलता है। गुफाओं के निर्माण में अजंता गुफा महाराष्ट्र तथा बाघ गुफा मध्य प्रदेश का निर्माण गुप्त काल के दौरान ही किया गया था। इन गुफाओं से बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। गुप्त काल में साहित्य का भी विकास हुआ है। इस काल के प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमो वर्षियम, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, अमरसिंह अमरकोश, शूद्रक, मृच्छकटिकम, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत, वात्स्यायन, कामसूत्र, कामानंद, नीतिसार, आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, दशगीतिका। इतिहासकार VA स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने अनंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की। सोमपुर महाविद्यालय वर्तमान में बांग्लादेश में है का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने द्विपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ था। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया। धर्मपाल ने उत्तरा पथ स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं विठपाल
इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश शासक एवं उसकी राजधानी। वंश शासक राजधानी। बृहद्रथ की राजधानी गिरिब्रिज। राजगिरी मगध की प्रथम राजधानी। बिंबिसार, गिरिब्रिज, राजगिरी, उदयन, पाटलिपुत्र, शिशुनाग, वैशाली, कलाशोक, पाटलिपुत्र, नंदवंश, पाटलिपुत्र, मौर्यवंश, पाटलिपुत्र, कुषाण, पुरुषपुर एवं मथुरा, गुप्तवंश, पाटलिपुत्र, पालवंश, मुंगेर। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य लेख विशेषताएं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। विशेषताएं। राज प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध। बुद्ध चरित्र के लेखक असुघोष। बौद्ध धर्म का महाकाव्य। प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन। शून्यवाद का सिद्धांत शिवयुगी के लेखक हेनसांग। भारत का यात्रा विवरण इंडिका मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य का विवरण मिलिंदपनो नागसेन। बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण ललित विस्तार। बुद्ध की लीलाओं का वर्णन महावंश। श्रीलंका के राजाओं का वर्णन। जातक कथाएं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ।